राजस्थान में कर्ज माफी के वादे के बावजूद किसानों का कर्ज का संकट खत्म नहीं हुआ। राजस्थान के दौसा में किसान के कर्ज वापस नहीं करने पर उसके जमीन की नीलामी की कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन जैसे ही न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, दौसा में जमीन की नीलामी रोकी गई। राजस्थान में एक तरफ गहलोत सरकार कर्ज माफी का दावा कर रही है, दूसरी तरफ दौसा के रामगढ़ में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन प्रशासन ने नीलाम कर दी, वो भी तब जब किसान की 2 महीने पहले ही मौत हुई हो। दरअसल किसान कजोड़मल ने 2.5 लाख रुपए मरुधरा ग्रामीण बैंक से कर्ज लिया, लेकिन किसान की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने 15 बीघा जमीन नीलाम कर दी। इस नीलामी से किसान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और नीलामी की प्रक्रिया रोकना पड़ा। उधर आज अलवर में 11 किसानों की जमीन नीलाम होगी। हमारे पिताजी ने बैंक से कर्जा लिया था, तो कर्जा चुकाने में असमर्थ है। हम कहाँ पर जाएंगे, हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। 7 लाख का लोन था, तो 4 लाख और 25,000 सेटलमेंट हुआ था बैंक के उनके। तो काश्तकार ने कहा बताया कि हम 4,25,000 दे देंगे, इस तरह का हुआ था। बैंक ने माफ़ कर दिया कुछ। तो 4,25,000 कल बैंक वालों ने क्या उनका इंतजार किया काश्तकार नहीं आए, तो तहसील कार्यालय में नीलामी की कार्रवाई की गई। लेकिन नीलामी की कार्रवाई स्वीकृत करना ये एसडीओ के हाथ में होता है। एसडीओ के पास जाती है फाइल स्वीकृति के लिए। तो आज जो ही एसडीओ के पास गई फाइल स्वीकृति के लिए, एसडीओ ने डीएलसी रेट से कम नीलामी होने के कारण स्वीकृत कर दी उसको। जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया था, उनका सेटलमेंट कराने हेतु हमने केंद्र सरकार का सहयोग मांगा, किंतु केंद्र सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण दौसा जैसी घटना सामने आई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से निवेदन किया है, उनको लिखा है कि एसबीआई बैंक की तर्ज पर एक सेटलमेंट किया जाए। जो राशि किसानों की तरफ बकाया निकलेगी उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। किसान की जमीन नीलाम होने पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वादा किया था सत्ता में आते ही 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करेगी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, पर 1100 दिनों में किसान की जमीन ही नीलाम करवा दी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। पिछले कई दिनों से अटकलें लग रही थीं कि अपर्णा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके इसके संकेत देने भी शुरू कर दिए थे, जो उस वक्त सही साबित हो गए जब अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। अपर्णा पार्टी की सदस्यता लेने के लिए इन दोनों नेताओं के साथ ही मंच पर पहुंची। अपर्णा का बीजेपी में शामिल होना समाजवादी पार्टी के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो अपनी वेलकम स्पीच में उनका स्वागत ही मुलायम सिंह यादव की बहू बोलकर किया, मानो वो समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे हों। श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा की मुलाकात जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ से भी हुई, और इस मुलाकात में नड्डा ने गर्मजोशी के साथ उनका पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी का हिस्सा बनने के बाद अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोली और अपने इस फैसले को उन्होंने देश हित में लिया गया फैसला बताया। मुझे राष्ट्र धर्म से सर्वोपरि और कुछ नहीं लगा। अपर्णा यादव ने दो टूक कहा कि वो प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के मैं भाजपा ज्वाइन करूंगी। अपर्णा केवल प्रधानमंत्री की नीतियों की ही कायल नहीं है, बल्कि वो योगी आदित्यनाथ को अपना बड़ा भाई मानती हैं। कहा जा रहा है कि अपर्णा के समाजवादी पार्टी छोड़ने की एक बड़ी वजह टिकट की किचकिच है, क्योंकि खबर है कि इस बार उन्हें लखनऊ कैंट सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा था। इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का बड़ा फैसला किया। यही नहीं, बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्होंने इस ओर इशारा भी किया और लखनऊ कैंट में अपने काम का जिक्र किया। मैंने कैंट में बहुत काम किया है, बाकी पार्टी जो भी निर्णय करे। वहीं जब अखिलेश से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मजाक में ही सही ये बता दिया कि वो इस बार अपर्णा को टिकट देने के मूड में नहीं थे। जिन्हें टिकट हम नहीं दे पा रहे हैं उन्हें टिकट वो दे रहे हैं। 2017 के चुनाव में अपर्णा लखनऊ कैंट से ही चुनाव लड़ी थी और हार गई थी, लेकिन वो उस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहीं और इसी आधार पर वो फिर से वहां से टिकट मांग रही थी। लेकिन खबर है कि अखिलेश ऐसा नहीं चाहते थे। माना जा रहा है कि मुलायम सिंह के परिवार की इसी कलह का फायदा बीजेपी ने उठाया और उनकी छोटी बहू को अपने खेमे में खींच लिया। यही नहीं, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मुलायम सिंह यादव के एक पुराने भाषण का हिस्सा भी शेयर किया, जिसमें मुलायम सिंह यादव अखिलेश पर जमकर बरसे थे। इस ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता।
यूपी में अखिलेश सरकार के कार्यकाल के आखिरी समय में मुलायम सिंह के परिवार की लड़ाई दुनिया के सामने आ गई थी और अपर्णा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक बार फिर वही होता दिख रहा है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में अब शामिल हो चुकी हैं, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव के परिवार की कलह फिर से दुनिया के सामने आ गई है, जिसे अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अपर्णा यादव के बीजेपी में आने की इनसाइड स्टोरी एक समझौते से जुड़ी बताई जाती है, जो हुआ था करीब 16-17 साल पहले। कहा जाता है उस समझौते के मुताबिक अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत के इकलौते वारिस होंगे। सूत्र बताते हैं कि यह समझौता मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे अमर सिंह ने करवाया था, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव ने साधना यादव से शादी की थी तो परिवार में जबरदस्त कलह हुई थी और अखिलेश यादव अपने पिता से नाराज रहने लगे थे, जिसके बाद अमर सिंह ने अखिलेश को मनाया, ऐसा बताया जाता है। और यह समझौता हुआ कि अखिलेश यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत के वारिस होंगे और साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। ये सूत्र बताते हैं। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे हैं। मुलायम ने उन्हें अपनाया, अपना नाम दिया। यही नहीं, कहा जाता है कि समझौते के समय जो प्रॉपर्टी थी उसे भी दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांटा गया था। लेकिन सूत्र बताते हैं कि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में करियर बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से परिवार में पावर पॉलिटिक्स शुरू हो गई, क्योंकि अपर्णा यादव परिवार की बड़ी बहू डिंपल यादव की तरह समाजवादी पार्टी में अधिकार चाहती थी। जबकि सूत्र बताते हैं कि प्रतीक ने इस बात का फैसला अपर्णा और अपने पिता पर छोड़ दिया था और इस मामले में कुछ नहीं बोलते थे, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने 2017 में अपर्णा को लखनऊ कैंट से टिकट दिया, लेकिन वो वहां से जीत नहीं पाई। कहा जाता है कि मुलायम के अपर्णा को चुनाव लड़वाने के फैसले से अखिलेश नाराज थे, क्योंकि इससे वो समझौता टूट गया था जो अमर सिंह ने करवाया था। यही नहीं, खबर तो यह भी आई थी कि चुनाव हारने के बाद अपर्णा ने अखिलेश पर आरोप लगाया था कि वो उनकी वजह से हारी, और यह नाराजगी एक बार फिर तब उभरने लगी जब इस बार के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलने की अफवाह उड़ी। सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बार परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देने के मूड में हैं। कहा गया कि उन्होंने दो टूक बोल दिया कि इस बार ना वो अपर्णा को टिकट देंगे और ना ही उन्हें कहीं जाने से रोकेंगे। तो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी वहां से पार्टी की युवा नेता सौम्या भट्ट को टिकट देने की तैयारी में है, उसी लखनऊ कैंट सीट से, और यह बात अपर्णा के लिए परेशान करने वाली थी। माना जा रहा है कि ये जानने के बाद ही अपर्णा बीजेपी के संपर्क में आई। वैसे 2017 के बाद वो कई बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी कर चुकी हैं। यही नहीं, उन्होंने राम मंदिर के लिए जुटाए जाने वाले चंदे में 11 लाख रुपए दान भी दिए थे, और अब तो वो औपचारिक तौर से बीजेपी में आ चुकी हैं। माना जा रहा है कि उनके आने के पीछे की एक बड़ी वजह लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना है, लेकिन बीजेपी से भी उन्हें टिकट मिलना इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि खबर है कि कांग्रेस से बीजेपी में आई पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। वो इस सीट से जीतती रही हैं। 2017 में उन्होंने ही लखनऊ कैंट सीट से अपर्णा को हराया था और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ये सीट छोड़ दी थी, इसीलिए वो वहां से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। अपर्णा की राह का रोड़ा केवल रीता बहुगुणा जोशी नहीं, बल्कि उपचुनाव जीतने वाले मौजूदा बीजेपी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी भी हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 49 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हाथरस से अंजुला माहौर, सिकंदराबाद से वीरेंद्र राणा, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं एटा से विपिन वर्मा, डेविड और मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह को दिया गया है। महोबा से राकेश गोस्वामी और हमीरपुर से बाबूराम निषाद को टिकट दिया गया है। यूपी के अलीगढ़ में पर्चा दाखिल करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं की पुलिस से बहस हो गई। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जफर आलम अपने कुछ समर्थकों के साथ पार्टी दफ्तर से कलेक्ट्रेट के लिए निकले थे, लेकिन जब उनके काफिले को रोका गया तो हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने नियमों का हवाला देकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और उनके प्रस्तावकों को कलेक्ट्रेट के अंदर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन जब पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया, जिससे वो भड़क गए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों से बहस करने लगे। अगर भाजपा के लोगों ने अपने अंदर चला दिया तो आपका शुभ नाम कैसे होगा? मेरा नाम एसपी सिंह। इससे पहले वहां अखिलेश यादव के समर्थन में खूब नारे भी लगाए गए। बाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जफर आलम ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। सानिया मिर्जा टेनिस से संन्यास लेंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा ले रही सानिया मिर्जा ने संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने बेटे और फिटनेस की वजह से यह फैसला लेने की बात कही। यह साल उनके करियर का आखिरी सीजन होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ किया कि कोरोना टेस्ट में कोई कमी नहीं की गई, बल्कि जो भी टेस्ट करवाने सेंटर में पहुंचते हैं उनकी जांच की जा रही है।
एक दिन पहले केंद्र ने कुछ राज्यों में कोरोना जांच घटने की खबरों पर नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए टेस्ट पर जोर देने को कहा गया था। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय वनडे टीम में डेब्यू किया। बिहार की झांकी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस परेड में जगह नहीं मिलने पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेर लिया। ये लगातार छठा साल होगा जब 26 जनवरी को राजपथ पर बिहार की झांकी नहीं दिखेगी। आखिर बार बार क्यों नहीं उस मापदंड पर खरा उतरने वाला झांकी भेजा जा रहा है बिहार से? वहीं जेडीयू ने किसी राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करना केंद्र का अधिकार बता दिया। उनके अधिकार क्षेत्र में उसको स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना। बिहार में मिलकर सरकार चला रही बीजेपी और जेडीयू के बीच जारी इस बयानबाजी पर आरजेडी ने भी तंज कसने में देर नहीं लगाई। या तो आप अपमानित कर रहे हैं बिहार को, या फिर बिहार को अपमानित करने वाले लोगों के साथ आप खड़े। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों की संख्या पर फिलहाल आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। यूपी में गठबंधन पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा एनडीए। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। बात आगे बढ़ रही है, थोड़ी सी स्लो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट है। बहुत जल्दी हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और बहुत जल्दी सीटों का आंकड़ा भी आपको बताएंगे। हम लोगों की मीटिंग है, भारतीय जनता पार्टी मीटिंग है, और आज हम लोगों की मीटिंग है धर्मेंद्र प्रधान जी से, बंसल जी से। और बड़े भाई हैं और हम छोटे भाई, उन्हें हम दे रखा कहा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जीत सकते हैं, उसे आज सर्वे में आ जाएगा। जिन कार्यकर्ता जीत सकते हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कितने सीटों पर मोटे तौर पर? लगभग 15 सीटें पहले से तय रखी है। ज़्यादातर सीटें पर निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से लड़ेगी। 2-4 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ हमारे कार्यकर्ता जो है कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं, और जीत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जीतने के लिए जो सीटें जहाँ से हमारे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं 7 साल से, वही सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने में दिक्कत नहीं है, वो दे रही है। राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता निखिल अल्वा के एक ट्वीट से पंजाब कांग्रेस में हड़कंप मच गया। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर निखिल अल्वा ने ट्विटर के जरिए लोगों से पूछा कि पंजाब में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा किसे होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन राहुल के करीबी कांग्रेस नेता निखिल अल्वा ने कांग्रेस आलाकमान से अलग राह पकड़ ली। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम के चेहरे के लिए लोगों से राय लेनी शुरू कर दी। इसके लिए ट्विटर पर बाकायदा लोगों के सामने 4 विकल्प रखे गए। पहले पर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लिखा, दूसरे नंबर पर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम, जबकि तीसरे नंबर पर सुनील कुमार जाखड़ को भी इस रेस में दिखाया गया। वहीं चौथे विकल्प पर लिखा गया कि सीएम के चेहरे की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी की करीबी रही मार्गरेट अल्वा के बेटे निखिल अल्वा इन दिनों राहुल गांधी के वीडियो कंटेंट की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। न्यूजीलैंड टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा टल गया। ऑस्ट्रेलिया में लागू सख्त कोरोना नियमों की वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपना दौरा टाल दिया। वहां लागू क्वारंटीन नियमों की वजह से ये साफ नहीं हो पा रहा था कि मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलने के बाद कब तक स्वदेश लौट पाएगी। इस दौरे में दोनों टीमों के बीच 24 जनवरी से वनडे सीरीज की शुरुआत होनी थी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपील करते हुए उन्होंने अभी सिर्फ पार्टी के लिए प्रचार करने की बात कही। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्हें लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीबीआई ने दिल्ली के सुल्तानपुर पुलिस थाने में तैनात एक एएसआई को 40,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में कोयले की कमी से बिजली संकट गहराने लगा। खबर है कि कोयले से चलने वाले कुछ पावर प्लांट में सिर्फ 2 से 5 दिनों का ही कोयले का स्टॉक बचा है। मध्य प्रदेश की सरकार मान रही है कि ताप बिजली घरों में कोयले की आपूर्ति का संकट है। वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बिजली संकट को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगा दिया। यदि कम समय के लिए कोयला है तो ये पहली बात ये है कि ये स्थिति नौबत क्यों हुई। लेकिन राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस परेशानी से जल्द निपटने का भरोसा दिया। हम उस संकट के कारण आम उपभोक्ता को परेशान नहीं होने देंगे। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट आ जा सकती है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक बुधवार को हुई और उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज घोषणा हो सकती है। वहीं आज कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी। बहुत सारे नाम क्लियर हो गए हैं, लेकिन पार्टी स्ट्रेटेजिकली जो है दूसरी
पार्टियों के निष्कर्षों को देखेगी और उसके बाद नाम घोषित कर देगी। और ऐसे कैंडिडेटों को पार्टी इशारा भी कर देती है, आप जाओ काम करो। तो ये सब होता है। पंजाब के बाद गोवा में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे का ऐलान कर दिया। एक दिन पहले पंजाब में भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया था, जिसके अगले ही दिन अमित पालेकर को गोवा के लिए पार्टी ने अपना चेहरा चुन लिया। और इसका ऐलान होते ही अमित पालेकर ने अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनके नाम की घोषणा की। अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। पार्टी की तरफ से ये मौका मिलते ही अमित पालेकर ने गोवा के लोगों से कई वादे कर डाले। एक चान्स दिवन पळयात, तुमका दाखयता आम्ही की गोय कशे बदलतले। अमित पालेकर पिछले साल अक्टूबर में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। बिपिन रावत के भाई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में उनसे मुलाकात भी की। मुझे बेहद खुशी है, विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु लखनऊ में चल रहे सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गईं। उन्होंने मुकाबले में तानिया हेमंत को 21-9, 21-9 से शिकस्त दी। 24 घंटों में कोरोना के 2,82,970 मामले सामने आए, जो कि एक दिन पहले आए इन मामलों से 19% ज्यादा हैं। साथ ही 24 घंटों में 441 लोगों की मौत की खबर भी आई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कर्ज नहीं चुकाने के आरोप पर राज्य सरकार की जमीन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जब्त कर लिया। बताया गया कि 2014 में रायपुर के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बैंक से 300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन जब सरकार लोन नहीं चुका पाई तो बैंक ने इसके एवज में करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन और उस पर बनी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले के सामने आते ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत बीजेपी के कुछ नेताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार को निशाने पर ले लिया। नया रायपुर की भूमि को बैंक ने कब्जा कर लिया। 4 महीने की नोटिस में 317 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार नहीं पटा पाई। लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करने में देरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घर को बनाया और अपने रिश्तेदारों को और अपने घरों को भरने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी साल का पहला मन की बात कार्यक्रम 30 जनवरी को करेंगे। इसके लिए उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगे। दिल्ली के दरियागंज इलाके में पुलिस ने कोरोना नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान डीसीपी श्वेता चौहान भी वहां मौजूद रहीं। पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई में 120 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की ऐश बार्टी को भी दूसरे दौर के अपने मुकाबले में जीत मिली। पीएम मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर से राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह में भाषण देंगे। पीएम ब्रह्म कुमारियों के साथ पहलों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का अनावरण किया जाएगा, जिसमें 30 से अधिक अभियान, 15,000 से अधिक कार्यक्रम शामिल हैं। यूपी के सहारनपुर में 2014 में हुई गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर शुरू हुआ घमासान थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी तो इस फैसले पर पहले से ही हमलावर है। और अब सहारनपुर में हुई गुरुद्वारा हिंसा के पीड़ितों ने भी मोहर्रम अली पप्पू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करवाए जाने पर सवाल उठा दिए। इससे ये साबित होता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो दंगाइयों के साथ है। वहीं मामले पर विवाद गरमाता देख मोहर्रम अली पप्पू की भी सफाई सामने आई और उन्होंने हिंसा के मामले में सिख समुदाय के साथ समझौता होने की बात कही। 10 मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे पे लगे थे। योगी जी की सरकार में मुझे सर्टिफिकेट मिला बेगुनाही का। हालांकि उनकी ये दलील सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के सिख समुदाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही रास आती नहीं दिखी और उनके विरोध में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद बीजेपी को एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लेने का मौका मिल गया। और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सहारनपुर में सिख समुदाय के कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बहाने उन पर हमला बोला। दंगा कराओ, लोगों को भड़काओ, वोट पाओ, इस राजनीति के लिए उन्होंने इस्तकबाल किया है मोहर्रम अली पप्पू का। वहीं खुद पर हमले तेज होते देख मोहर्रम अली पप्पू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साबित करने की चुनौती दे डाली। मैंने किसी समाज के किसी आदमी को गाली दी
या मैं वहां था ये साबित कर दे तो अपना गला अपने हाथ से काट लूं। हालांकि पुलिस उनकी इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखती। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो अब भी हिस्ट्री शीटर हैं और उन पर करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। देश में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी तेजी आई है। दिल्ली में भी पहले के मुकाबले कोरोना केस में तेजी देखने को मिली है। जहां 18 जनवरी को दिल्ली में 11,000 से ज्यादा केस थे, वहीं 19 जनवरी को दिल्ली में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई में भी 6,000 से ज्यादा केस आए हैं। वहीं बात करें यूपी की तो 17,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। देश में 2,82,000 केस सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ की जनता से राय लेने की बात कही, जहां से वो अभी लोकसभा सांसद हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। वहीं बीजेपी ने अखिलेश के लिए अभी तक विधानसभा सीट तय नहीं होने की वजह बताने में देर नहीं लगाई। अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं। सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। इससे पहले 2012 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य रहे थे। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई। खबर है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर नजर रखने और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करने के लिए चीन की सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू करने की तैयारी है। हॉटलाइन टेलीफोन की तरह होता है, लेकिन उसमें बात करने के लिए कोई नंबर डायल नहीं करना होता है, बल्कि रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ फोन लग जाता है। और इसे 2 देशों के बीच कम्युनिकेशन के सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। और हॉटलाइन पर होने वाली बात को रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता, जिसका मतलब यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को ही अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी जानकारियां लीक होने का खतरा लग रहा है। इसलिए दोनों देशों की सेनाएं आपस में हॉटलाइन सेवा शुरू करने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान में इस हॉटलाइन का सेटअप इस्लामाबाद में किया जाएगा, जबकि चीन की सेना के लिए खुंजरा पास, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बॉर्डर क्रॉसिंग मानी जाती है, वहां हॉटलाइन का सेटअप किया जाएगा। अमेरिका, जर्मनी और इजराइल समेत कुछ देशों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकारें बच्चों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज दे रही है। हालांकि WHO की टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि स्वस्थ बच्चों और किशोरों को वैक्सीन का बूस्टर डोज देने की आवश्यकता होगी। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज पर तैयारी चल रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण में बदलाव किया जाए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव सदर से बीएसपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही इस मामले में उनके कई समर्थकों पर भी कार्रवाई की गई, क्योंकि आरोप है कि बीएसपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह ने आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही कोरोना नियम भी तोड़े। पुलिस को उन पर यह कार्रवाई तब करनी पड़ी जब उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वहां जनसभा की। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बावजूद देवेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ वहां चुनाव प्रचार किया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत FIR पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर है कि इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग की टीम ने इस पर एक्शन लिया। मौलाना तौकीर रजा ने आतंकी हमलों पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। अपने भड़काऊ बयान से चर्चा में आए तौकीर रजा ने इस बार बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। आज भी जितने बम विलास हुए हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किए गए हैं। आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रच के मुसलमानों के लिए, हिंदू समाज के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए वो बम विलास खुद किए। जैसे ही तौकीर रजा ने यह बयान दिया, बीजेपी भड़क गई और उसने न केवल तौकीर रजा पर बल्कि कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। अब तौकीर रजा सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के मन की बात करते हुए ही पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की कलह फिर खुलकर सामने आ गई। इस बार पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह की पार्टी से निकालने के लिए कांग्रेस के 4 विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख डाली, जिसमें पंजाब सरकार के मंत्री राणा गुरजीत सिंह पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया गया। और दलील ये दी गई कि पंजाब की सुल्तानपुर लोधी सीट से उन्होंने अपने बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह को निर्दलीय चुनाव में उतार दिया, जबकि इस सीट से कांग्रेस ने विधायक नवतेज सिंह चीमा को उम्मीदवार बनाया है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी में राणा गुरजीत पर फगवाड़ा, जलंधर उत्तर और बांगा जैसी सीटों पर भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया।
हालांकि राणा गुरजीत सिंह ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। लोगों ने उन्हें जाके लेके आए हो तो और तेरे उल्ट खड़ा किया। इसके साथ ही राणा गुरजीत ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को सलाह दी कि पार्टी के जीत के लिए वो लोग मेहनत करें। यूपी के मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी को प्रचार के समय मनव्वरपुर गांव में विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा कि जब बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी प्रचार के लिए अपने इलाके के मनव्वरपुर गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। लोगों का विरोध बढ़ता देख उनके सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। विरोध करने वालों में एक दो नहीं बल्कि उस गांव के ज्यादातर लोग इस वीडियो में नजर आए। बताया गया कि विक्रम सैनी अपने समुदाय की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन किसी बात पर ग्रामीणों की उनसे कहासुनी हो गई, जिस पर बीजेपी प्रत्याशी ने सफाई देने में देर नहीं लगाई और उन्होंने समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार राजपाल सैनी के समर्थकों पर ग्रामीणों को उकसाने का आरोप मढ़ दिया। 2 लड़कों ने शराब पी रखी थी, केवल वही बोल रहे थे, विरोध उन्होंने ही किया। वे पहले भी राजपाल सैनी के साथ थे, अब भी राजपाल सैनी के साथ। लोगों का गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो विक्रम सैनी को बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर वहां से जाना पड़ा। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक पर विवादास्पद बयान के मामले में केस दर्ज हो गया। उन पर चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने वोटरों को लुभाने के चक्कर में विवादास्पद बयान दे डाला। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ जिसके बाद उनके विरोधी और आरएलडी उम्मीदवार ने उनके इस बयान का जवाब उसी अंदाज में दे दिया। अपनी मर्यादा ना लागे कि हमारा नाम भी मदन भैया है। इस बीच चुनाव आयोग सख्त हो गया और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी वो अपने बयान पर अड़े रहे। बयान गलत कैसे था? बिल्कुल सही बयान था। इससे पहले योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने लोनी से बाहुबली को टिकट दिया है। बिहार के बेगूसराय से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मुर्गों से लदी एक गाड़ी नेशनल हाईवे 28 पर हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद वहां लोगों के बीच मुर्गे लूटने की होड़ मच गई और जिसके हाथ जितने मुर्गे लगे वो उतने मुर्गे लेकर वहां से चलता बना। बताया गया कि मुर्गों से लदी ये गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और वो सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी, जिसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे और मुर्गे लूटने में जुट गए। इस काम में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कोई भी पीछे नहीं रहा। जिसको भी मौका मिला वो पलटी हुई गाड़ी पर चढ़ गया और पिंजरों में बंद मुर्गों को निकालने लगा। किसी के हाथ एक मुर्गा लगा तो किसी के हाथ 2 और कोई तो दोनों हाथों में मुर्गों को लेकर वहां से भाग निकला। देखते ही देखते मुर्गों से लदी गाड़ी कुछ ही मिनटों में पूरी खाली हो गई और कुछ लोगों को खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ा। पंजाब में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार पर हुई ईडी की छापेमारी पर सियासी घमासान जारी है। एक दिन पहले 12 अलग अलग ठिकानों पर करीब 23 घंटे तक चले छापों में 10 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की गई, जिनमें 8 करोड़ रुपए सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह के 2 अलग अलग ठिकानों से बरामद करने का दावा किया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। अभी तो 111 दिन के लिए चन्नी साहब सीएम थे। अगर 5 साल के लिए सीएम रह जाते तो कितने करोड़ रुपए बरामद होते। हालांकि सीएम चन्नी ने एक बार फिर ईडी के छापों को पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया। जब भी दिल्ली पंजाब से चढ़ के आई है तो पंजाब ने हमेशा जवाब दिता है, इस बार भी पंजाब उसी तरह जवाब देगा। वहीं ईडी के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान मोहाली की जिस कंपनी में पैसों के संदिग्ध लेन देन का पता चला है, उसमें रेत माफिया के साथ ही सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह भी एक डायरेक्टर हैं।